पश्चिम एशिया की आग अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिखता। एक ऐसे हमले ने ईरान की बुनियाद हिला दी है जिसकी कल्पना शायद खुद तेहरान ने भी नहीं की थी। इजराइल और अमेरिका के भीषण हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी, आर्मी चीफ अमीर हातमी और कई शीर्ष कमांडरों की मौत की खबर ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। ईरान की मीडिया ने खुद इस तबाही की पुष्टि की है, लेकिन इस मातम और मलबे के बीच से उदय हुआ है एक ऐसे शख्स का जिसे अमेरिका और इजराइल अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की कमान सबसे खतरनाक जनरल ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी के हाथों में है। वहीदी, जिन्हें ईरान की सैन्य रणनीति का मास्टरमाइंड कहा जाता है, अब उस कुर्सी पर बैठे हैं जहां से वे सीधे अमेरिका और इजराइल को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कसम खाई है शहीदों के खून का बदला लेने की और अमेरिकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की। अब आपको अहमद वहीदी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। 27 जून 1958 ईरान के शिराज शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया वहीद शाहचेरागी, जिसे आज दुनिया अहमद वहीदी के नाम से जानती है। वहीदी कोई साधारण सैनिक नहीं है, वे एक उच्च शिक्षित रणनीतिकार हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मास्टर्स और स्ट्रेटेजिक स्टडीज में PhD। वहीदी की डिग्री उनके तेज दिमाग की गवाही देती है। 1979 की इस्लामिक क्रांति ने वहीदी के जीवन की दिशा बदल दी। वे इस क्रांति की उपज हैं। वे उन शुरुआती लोगों में शामिल थे जिन्होंने IRGC की नींव रखी। वहीदी उस ओल्ड गार्ड पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके लिए इस्लामी क्रांति की रक्षा करना किसी भी चीज से ऊपर है। 1980 के दशक में उन्होंने खुफिया और सैन्य अभियानों में अपनी ऐसी धाक जमाई कि वे जल्द ही नेतृत्व की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। अहमद वहीदी को ईरान की सबसे खतरनाक और प्रभावशाली यूनिट कुद्दस फोर्स का असली रचयिता माना जाता है। साल 1988 से 1998 तक वे कुद्दस फोर्स के पहले कमांडर रहे। ये वही यूनिट है जो ईरान की सीमाओं के बाहर खुफिया और सैन्य ऑपरेशनों को अंजाम देती है। लेबनान से लेकर सीरिया और इराक तक ईरान ने जो अपना दबदबा बनाया, उसकी ब्लूप्रिंट वहीदी ने ही तैयार की थी। बाद में इसी कुद्दस फोर्स की कमान कासिम सुलेमानी ने संभाली, जिन्हें 2020 में अमेरिका ने मार गिराया था। लेकिन वहीदी का कद सिर्फ सेना तक सीमित नहीं रहा। वे 2009 से 2013 तक ईरान के रक्षा मंत्री रहे और बाद में गृह मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। वे एक्सपीडियंसी डिस्कर्नमेंट काउंसिल के सदस्य भी रहे, जो ईरान के सबसे पावरफुल संस्थानों में से एक है। वहीदी का नाम सिर्फ उनकी बहादुरी के लिए नहीं बल्कि विवादों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में रहा है। 1994 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में एक यहूदी केंद्र पर हुए बम धमाके में 85 लोगों की जान गई थी। अर्जेंटीना ने इस हमले के पीछे वहीदी का हाथ बताया, जिसके बाद इंटरपोल ने उनके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया। इतना ही नहीं, 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद जब ईरान की सड़कों पर विरोध की लहर उठी, तब गृह मंत्री के तौर पर वहीदी ने उन प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचलने का आदेश दिया। इसी के चलते अमेरिका और यूरोपीय संघ ने उन पर कड़े प्रतिबंध लगाए। लेकिन ईरान के लिए वहीदी एक ऐसे रक्षक हैं जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज जब ईरान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, अहमद वहीदी सबसे ताकतवर चेहरा बनकर उभरे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान के भीतर एक बड़ा पावर स्ट्रगल चल रहा है। एक तरफ राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान हैं, जो शायद थोड़े नरम रुख के पक्षधर हों, लेकिन अहमद वहीदी ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अब राष्ट्रपति की भी नहीं सुनने वाले। वहीदी प्रतिरोध के रास्ते पर विश्वास रखते हैं। वे खुद को लंबा खींचने और इजराइल को निर्णायक चोट पहुंचाने की जिद पर अड़े हैं। उनके नेतृत्व में IRGC ने खाड़ी देशों और अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। वे कहते हैं, पिछली गलतियों को दोहराना दुश्मन की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि ईरान अपनी ताकत के चरम पर है। अहमद वहीदी का IRGC चीफ बनना इस बात का संकेत है कि ईरान अब पीछे नहीं हटने वाला। खामेनेई के परिवार के सदस्यों की मौत और शीर्ष नेतृत्व के खात्मे ने वहीदी को और भी आक्रामक बना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के दुश्मन और ईरान के नए रखवाले के तौर पर वहीदी का अगला कदम क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। क्या वहीदी ईरान को इस महायुद्ध से बाहर निकाल पाएंगे, या उनके नेतृत्व में पश्चिम एशिया एक ऐसी आग में झुलस जाएगा जिसे बुझाना नामुमकिन होगा? वक्त कम है और चुनौतियां पहाड़ जैसी, जिससे बाहर निकलने के बाद ही मिडिल ईस्ट में शांति बहाल होगी।